हेलो एवरीवन। हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस सब्जेक्ट का जो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2023 का होगा। ठीक, चलिए हम लोग ये जो क्वेश्चन पेपर है बीयू फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, समझ गए। तो हम लोग एक एक करके इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक ना। लेकिन ये जो एग्जाम हुआ था 2023 में, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है, इसमें मिक्सअप पूछा है। क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव पूछा है। शुरू का 4 या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर पूछा है, बात समझ में आ रही है। और एक लास्ट में क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। तो हम जो है एक एक करके सबको आपको डिटेल में बताएंगे। और एक एक चीज ये भी है कि आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछा है, 10 में से आपको क्या करना हो, कोई 7 बनाना होता है। बात समझ गए। तो हम लोग एक एक करके सब चीज को डिटेल में देखते हैं। क्या पूछा है? सब्जेक्ट बहुत आसान है, इजी है। यही है कि आप थोड़ा बहुत बेसिक टर्म समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कहता है, इन केस ऑफ फायर द इनिशियल इवैक्यूएशन इज। जब आग लगता है तो पहले हम लोग कैसे इवैक्यूएशन करते हैं, मतलब कैसे खाली कराते हैं। जिस जगह पे आग लगा हुआ है उसको खाली कराने का जो पहला तरीका है वो क्या है? कुछ लोग कहेगा वर्टिकल इवैक्यूएशन। वर्टिकल अपवर्ड मतलब हम लोग जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ले जाएंगे। मान के चलिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है जिसमें आग लगा है। मान के चलो ये फ्लोर पे आग लगा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो लोगों को ऊपर लेके जाएंगे या तो नीचे लेके जाएंगे। जनरली हम लोग नीचे को लेकर आ करते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल डाउनवर्ड इवैक्यूएशन। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे मान के चलो इस रूम में आग लगा हुआ है, इसी फ्लोर पे इस रूम से दूसरे तरफ हम दूसरे रूम में शिफ्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग में अगर आग लगा है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन करते हैं। बात समझ में आ रही है। एक ही फ्लोर पे दूसरे रूम में हम लोग शिफ्ट कराने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है। बिल्डिंग से ऊपर से नीचे उतारना, वो काम हम लोग दूसरे नंबर पे करते हैं। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जिस जगह पे आग लगा है, जिस रूम में आग लगा है उस रूम से आदमी को या जो भी चीज है उसको निकाल करके अगल बगल ले जाने का काम करते हैं। यानी कि पहला इवैक्यूएशन हॉरिजॉन्टल होता है, याद रखिएगा। दूसरा क्या कहता है सवाल आपसे, ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिजास्टर प्लान इज। डिजास्टर प्लान का जो रिटन स्टेटमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? डिजास्टर नेटवर्किंग, अलर्ट, मॉक एक्सरसाइज, डिजास्टर मैनुअल कहते हैं। ठीक है, जिसमें डिजास्टर के बारे में हर एक चीज बताया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिजास्टर मैनुअल कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, डिजास्टर मैनुअल। समझ गए। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स आर एलिमेंट्स ऑफ हाई रिस्क ऑफ रिस्क रिडक्शन मेजर्स। आपका जो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स है हाई रिस्क रिडक्शन मेजर का, ये होता क्या है? देखो, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। नॉन स्ट्रक्चरल में हम लोग क्या करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। स्ट्रक्चरल में हम लोग कोई भी चीज का निर्माण करते थे। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल जो है फिजिकल मेजर है। मेरे अनुसार जो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, चूंकि ये जो है आपका थ्योरी पेपर है तो अलग अलग सोर्स में अलग अलग आंसर आपको मिल सकता है। जैसे गूगल पे सर्च कीजिएगा कुछ और है, किसी अदर बुक में देखिएगा वहाँ कुछ और लिखा हुआ है। तो वैसे कंडीशन में अगर आपको लगता है ना कि किसी चीज का आंसर कुछ और होगा, तो आप हमको जो है वैलिड प्रूफ के साथ चाहे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे या किसी अदर सोर्स से मेरे तक बात पहुंचाइए। अगर आपका आंसर वैलिड प्रूफ के साथ सही रहा तो हम अपना आंसर बदल देंगे। ठीक है, और नहीं तो हम जो बता रहे हैं अपने अनुसार हम कोशिश करते हैं कि जो सही हो वही चीज बताएंगे। तो आप मेरा भी आंसर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रैपिड एंड डायरेक्ट डिसिमेंशन ऑफ साइक्लोन वार्निंग आर मेड टू द डिजिग्नेटेड एड्रेस एट आइसोलेटेड प्लेसेस इन लोकल लैंग्वेजेस थ्रू। क्या कह रहा है कि जिस समय हमारा जो है साइक्लोन का समय आता है, जब साइक्लोन वगैरह आने रहता है तो उसमें हमको अगर तेजी से मैसेज पहुंचाना है लोकल लैंग्वेज में तो हम लोग कैसे पहुंचाते हैं? इंटरनेट से, इनसेट सैटेलाइट से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से कैसे पहुंचाएंगे? तो न्यूज़पेपर में तो आपको मालूम है कि अगर आज आप मैसेज दीजिएगा तो कल अखबार में छपेगा। रेडियो जो है, इसमें कुछ लोग को लगेगा कि रेडियो आंसर हो सकता है, फट से हम लोग रेडियो पे प्रसारण करवा देंगे, ठीक है, या फिर इंटरनेट से फ्लो करवा देंगे। नहीं, मेरे अनुसार जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, इनसेट सैटेलाइट से करते हैं। ठीक ना, अगर आपको बहुत जल्दी लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनसेट सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। तो मेरे अनुसार आंसर हो जाएगा इनसेट सैटेलाइट। आपको कुछ और लगता है तो आप बताइए। रेडियो नहीं होगा, कुछ कुछ जगह रेडियो भी शो करेगा सोर्स में, लेकिन रेडियो नहीं होगा। अगला क्या कहता है, प्री डिजास्टर प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। प्री डिजास्टर, प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब क्या होता है, पहले। डिजास्टर यानी कि आपदा आने से पहले जो हम लोग प्लानिंग करते हैं उसमें क्या आता है, इसको छोड़ के।
ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा चीज इसमें नहीं आता है। अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू वॉलंटियर्स, इवैक्यूएशन ऑफ इंजर्ड, कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट एजेंसीज। तो देखो, आपदा आने से पहले जो हम लोग प्लानिंग करेंगे तो उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएंगे कि ऐसे करना है, वैसे करना है, आग लगेगा तो क्या करना है, बाढ़ आ जाएगा तो क्या करना है, तो हम लोग ये फैलाते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू वॉलंटियर्स, अच्छा, आपदा प्रबंधन में जो लोग काम करते हैं वॉलंटियर का, उसको हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, शिक्षा देते हैं, ये भी करते हैं। इवैक्यूएशन ऑफ इंजर्ड, ये गलत है। ठीक है, ये वाला जो है इवैक्यूएशन ऑफ इंजर्ड गलत है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, प्री डिजास्टर, मतलब आपदा आने से पहले। तो आपदा आने से पहले कोई घायल थोड़ी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर गलत है। कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी से भी बात करते हैं सर, आपदा प्रबंधन के लिए आपके पास क्या क्या है सुविधा है। तो इसमें से क्या कर रहा है कि कौन सा नहीं होगा, ऑल एक्सेप्ट कर रहा है, तो कौन सा नहीं होगा, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, तीसरा नंबर, इवैक्यूएशन ऑफ इंजर्ड नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अब यहां तक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से आप क्या समझते हैं? तो डिजास्टर मतलब हो गया आपदा, प्रिपेयर्डनेस मतलब उसके लिए तैयारी करना। ठीक है, तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मतलब आपदा आने से पहले जो हम तैयारी करते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? बात समझ में आ रही है? देखिए क्या कहता है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रेफर्स टू द मेजर्स टेकन टू प्रिपेयर फॉर एंड रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या कहता है, एक तरह का आपको मेजर बताता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ताकि हमारा जो है आपदा का असर कम हो सके। ठीक है, हमको क्या कहता है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रेफर करता है मेजर्स, मतलब कि हम लोग क्या क्या स्टेप ले सकते हैं कि आपदा में हम लोग बच सके और उसका खतरा हमसे कम हो सके। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बनाते समय हम लोग अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हैं, ताकि भूकंप आए तो हमारा बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बाढ़ से बचने के लिए हम लोग जो है प्लानिंग वगैरह करते हैं, बाढ़ से बचने के लिए डैम बना दिए, ये वो जो भी है। तो हम लोग सबसे पहले डिजास्टर का, यानी आपदा आने के पहले जो तैयारी करते हैं उसमें क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। कुछ लोग जो इसमें वॉलंटियर का काम करते हैं उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज हम लोग जो है तैयारी करते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वल्नरेबिलिटी? वल्नरेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है? बात समझ में आ रही है? वल्नरेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है? सबसे पहले हम लोग ये सब जो वल्नरेबिलिटी है इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि ये जो है ना डिजास्टर सब्जेक्ट में आपका बार बार आता है। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी का मतलब समझते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, वल्नरेबिलिटी का मतलब है किसी भी सिस्टम, प्रोसेस या इंडिविजुअल में कोई वीकनेस या फ्लॉ होना, जिसका फायदा उठा करके अटैकर जो है नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब सिस्टम में कोई खामी है, ठीक ना, तो जिसका फायदा उठा करके आप पे खतरा हो सकता है। जैसे मान के चलो कि अगर तुम्हारा जो है, क्या कहते हैं, बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक ना, बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग में कोई दीवार कमजोर है, तो भूकंप आएगा तो क्या होगा, वो दीवार गिरेगा, दीवार गिरेगा तो बिल्डिंग गिरेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी कहने का मतलब क्या होगा, एक तरह से कोई भी जो है खतरा जिसका फायदा उठाया जा सकता है, और उसके उस फायदा को उठा करके जो है आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? द फैक्टर्स अफेक्टिंग वल्नरेबिलिटी इंक्लूड, वल्नरेबिलिटी में कौन कौन सा फैक्टर आता है? सबसे पहला आता है इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इन डिजास्टर प्रोन एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशल इनइक्वालिटी, अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस लेवल। मतलब आपको हर तरफ से जागरूक होना पड़ेगा, अगर ये सब कंडीशन है, ठीक है, तो आपका जो है वल्नरेबिलिटी हो सकता है। वल्नरेबिलिटी करने का मतलब क्या हो गया कि खतरा आने का संभावना जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। बात समझ गए? चलिए, आगे क्या है, लिस्ट द रोल ऑफ एनजीओ इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में एनजीओ का क्या योगदान है? बात समझ में आ रही है? तो एनजीओ का क्या काम होता है? सबसे पहला, प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ एंड रिवैल्यूएशन, रिहेबिलेशन। अगर किसी जगह कोई भी तरह का खतरा हो रहा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, डिजास्टर से रिलेटेड, तो उसमें एनजीओ क्या करेगा, सबसे पहले वहां जो है राहत कार्य में एनजीओ जाके लगता है। दूसरा क्या कर रहा है, कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब एनजीओ वाला क्या करता है, वहां जाके लोगों को आसपास जो है जागरूक करता है। ठीक है, और जो है लोगों को बताता है कि इसके लिए जो जागरूकता है उसमें आपको बताएगा कि कैसे तैयारी करके रहना चाहिए। ठीक ना, जैसे मान के चलो कहीं पे जो है फ्लड बहुत आता है, बाढ़ बहुत आता है, तो वहां के लोगों को जाके बताएगा कि आपको जो है जिसमें बाढ़ आएगा तो आपके पास मिनिमम क्या क्या सामान लेके आपको वहां से जो है भागना चाहिए।
ठीक है, या फिर क्या क्या सामान लेकर के, जो जरूरत का सामान उसको ले करके कोई ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए, वो सब चीज इसमें जो है बताएगा। असिस्टिंग इन रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, अब मान के चलो किसी को आपदा की वजह से नुकसान हो गया, उसका जो है जनजीवन त्राही त्राही हो गया, ठीक है, अब उसको जो है वापस से अपना सब कुछ एडजस्ट करने में, फिर से वो सब चीज निर्माण करने में मदद करता है, कौन, एनजीओ मदद करता है। कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट एजेंसीज, सरकारी स्कीम सब जो है, या सरकार का जो भी अपना जो है एजेंसी है, वो सबसे मिलके बातचीत करता है और लोगों को कोशिश करता है कि सबको मुआवजा मिल सके, सबको सुख सुविधा मिल सके। बात समझ में आ रही थी, ये सब एनजीओ का काम हो गया। हाउ सुनामी इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लड, कह रहा है कि बाढ़ और सुनामी जो है आपस में अलग अलग कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले सुनामी इज कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक्स, क्या कर रहा है, सुनामी हमारा किसके वजह से होता है, अंडर सी, समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक होता है उसके वजह से होता है, या वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से होता है, ठीक है। तो सुनामी हमारा किसके वजह से होता है, सुनामी जो है अंडर सी, मतलब समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक सब आता है उसके वजह से होता है। जबकि बाढ़ हमारा किसके वजह से होता है, बहुत ज्यादा बारिश का पानी होता है, या नदी का बहाव जो है बढ़ गया है, डैम फेल हो गया, तब जाके हमारा क्या आता है, बाढ़ आता है। बात समझ में आ रही है, तो बाढ़ हमारा किसकी वजह से आता है, एक्सेसिव रेनफॉल, मेन कारण है एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होता है तो बाढ़ आता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सुनामी ऑकर सडनली विथ मासिव वेव्स, सुनामी जो है सडनली हो जाता है, अचानक से सुनामी आ जाता है मासिव वेव की वजह से, ठीक है, लहर बहुत तेज उठने लगता है अचानक से, ये कुछ हो जाता है। जबकि फ्लड के केस में हमारा क्या, डेवलप ग्रेजुअली, बाढ़ जो है धीरे धीरे आता है। बाढ़ मेनली किसकी वजह से आता है, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से आता है। तो पहले थोड़ा बारिश हुआ, फिर थोड़ा बारिश हुआ, मतलब बारिश अगर लगातार हो रहा है तो धीरे धीरे हमारा जो बाढ़ बढ़ता है। बात समझ में आ रही है, और सुनामी क्या होता है, वो अचानक आ जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, सुनामी वेव्स ट्रेवल एट हाई स्पीड, सुनामी वेव जो है हाई स्पीड पे ट्रेवल करता है, ठीक है। जबकि फ्लड वाटर राइज करता है स्लोली, बरसात का ये बाढ़ का पानी जो है धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि सुनामी वेव जो है बहुत तेजी से समुद्र में देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या कहता है, इसमें कह रहा है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्रेजेंटली इन फोर्स इन इंडिया वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है पार्लियामेंट में कब आया था, 2005 में आया था, एंड रिसीव्ड द असेसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। देखिए जिस दिन ये आया था एक्ट, उसी दिन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ये पास कर दिया गया था, तो ये हमारा दोनों का आंसर हो जाएगा क्या, 2005। बात समझ में आ रही है, 2005 जो है ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बात समझ में आ रही है, तो देखिए आपको एक बात बताते हैं, ये सब्जेक्ट जो है थियोरिटिकल है, ठीक है। तो थियोरेटिकल है तो आंसर जो है हम कोशिश करेंगे कि आंसर जो है शॉर्ट ही रखा जाए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, लेकिन जितना जरूरत है उतना आपको समझाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है क्योंकि थ्योरी पेपर है ना, ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज बताते हैं, अगर आप एक बार इसको समझ गए, ठीक है, अगर एक बार आप इसको क्या किए, अंडरस्टैंड कर लिए, यानी कि समझ लिए, ठीक है, तो फिर ये आसान हो जाएगा और बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मेहनत नहीं करना पड़ेगा सब्जेक्ट में। आप आसानी से एग्जाम में जो है अपना लैंग्वेज बना के लिखिए, कैसे आंसर लिखना है वो आपको हम बता देंगे, आंसर लिखने का तरीका बता देंगे, आप आसानी से जो है 50+ स्कोर कर सकते हैं, 70 में जो है 50+ आपका आसानी से आ जाएगा। बात समझ में आ रही थी, इसको, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा ट्रिक बता देंगे जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं आंसर बना करके, और फुल नंबर कैसे आएगा थ्योरी पेपर में वो भी बता देंगे। चलिए आगे क्या कहता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द एक्टिविटीज ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करने का मतलब क्या हो गया, एनडीएमए आप शॉर्ट में कह सकते हैं, इसका क्या क्या एक्टिविटीज है, मतलब इसका क्या क्या काम है उसको आपको डिटेल में बताना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स। देखिए भारत के अंदर जो है एनडीएमए क्या है, सर्वोच्च पद पे तैनात है, जो कि क्या करता है कि इसमें जो है डिजास्टर यानी कि आपदा से बचने का तौर तरीका बताता है, उससे बचने का नियम कानून बनाता है, क्या करना है नहीं करना है, वो सारा चीज जो है एनडीएमए ही देखता है, कि जब हमारा आपदा आएगा तो उससे कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, क्या क्या उसके लिए हमको प्रिवेंशन लेके रखना है पहले से, ठीक है। तो वो सारा चीज कौन बताता है, एनडीएमए बनाता है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जो है किसके, कब बना था, 2005 में, भी तुरंत आपको बताए थे, ठीक है, कि आपदा प्रबंधन का जो नियम कानून आया था 2005 में आया था, और ये किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करता है। एक्टिविटीज ऑफ एनडीएमए, एनडीएमए का क्या क्या एक्टिविटीज है,
ठीक है, सबसे पहला काम जो है एनडीएमए का वो क्या है, एनडीएमए का सबसे पहला काम है पॉलिसी फॉर्मेशन, मतलब जो है आपको नियम कानून बनाना है। ठीक है, डेवलप्स गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस एंड मिटिगेशन। ठीक, हमारा जो है आपदा के लिए क्या तैयारी है, उसमें अगर आ गया तो क्या रेस्पॉन्स देना है, मतलब कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, और उससे बचने का क्या तौर तरीका, वो सारा चीज जो है पहले इसके लिए नियम कानून बनाता है। रिकमेंड्स बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर। अब देखिए अलग अलग तरह का डिजास्टर होता है, जैसे कि बाढ़ आ गया, उसमें अलग तरीके से हम लोग को एक्ट करना है। अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है अलग तरह का देख रेख करते हैं। मतलब जो भी अलग अलग तरह का हमारा जो भी आपदा है, तो उसमें अलग अलग नियम कानून बनता है, और सबके लिए वो अपना अपना एक नियम कानून बनाए हुए है। कौन, एनडीए में। डिजास्टर रिस्क असेसमेंट, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि उसको पता किया जाता है किस एरिया में जो है आपदा आने का खतरा ज्यादा है, यानी कि हाई रिस्क जोन जो है इंडिया के अंदर, उसको मैप पे हाईलाइट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि सब जगह तो आपका सुनामी नहीं आ सकता है, सब जगह आपका बाढ़ नहीं आ सकता है, सब जगह जो है पूरे भारत में सब जगह अर्थक्वेक नहीं आ सकता है, तो वो सब एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट कहते हैं। कंडक्ट्स रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन डिजास्टर पैटर्न, डिजास्टर का जो पैटर्न है उस पर रिसर्च और एनालिसिस वगैरह का भी जो है काम करता है ये। ठीक है, कि कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, उस पर जो है आगे पीछे सोचने का भी जो है ये काम करता है। चलिए आगे हमारा क्या, अर्ली वार्निंग्स एंड फोरकास्टिंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग्स एंड फोरकास्टिंग सिस्टम मतलब जैसे कि हमारा जो है कहीं पे बाढ़ का खतरा ज्यादा होने वाला है, कहीं सुनामी आने वाला है, या कुछ भी जो है साइक्लोन आने वाला है, तो वो सब चीज जो है वो क्या करता है, एडवांस में आपको बता देता है। ठीक है, ताकि आप उससे बचने के लिए जो है अपना तैयारी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमको क्या देता है, रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट देता है। और ये किसके मदद से करता है, आईएमडी के मदद से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मदद से करता है, जो कि वहां का मौसम के बारे में बताता है। बात समझ गए? तो हमारा एनडीएमए का काम क्या हो गया, पॉलिसी फॉर्मेशन मतलब नियम कानून तय करना, डिजास्टर का रिस्क पता करना कि किस एरिया में जो है इससे खतरा ज्यादा है कि कम है। ठीक है, उसके बाद अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्टिंग मतलब पहले से लोगों को आगाह करना कि यहाँ पे जो है हाँ डिजास्टर आने, आपदा आने वाला है, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये तीन चीज हो गया, इसके अलावा और बताते हैं। चौथा चीज जो हुआ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग, मतलब आपको पहले से जो है सब कुछ बता दिया जाएगा कि भैया आपदा से बचने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करना है, क्या क्या नियम कानून फॉलो करना चाहिए, ताकि अगर आपदा आ गया तो हम लोग आसानी से बच सके। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे बनाते हैं। जो भी हमारा इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें हमको इमरजेंसी में क्या करना है वो आपको बताया जाता है। जैसे कि मान के चलो जो इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इंडस्ट्री में आपदा के नाम पे जनरली क्या आएगा, फायर लग सकता है, बहुत जोर जो आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो आग पकड़ लेगा तो उसको पहले वहां जानकारी दिया जाएगा कि भाई अचानक अगर आग पकड़ लेगा तो आपको क्या क्या करना है। तो वो सारा चीज जो है नियम कानून ये तय करके उसको समझाता है कि कैसे कैसे क्या बचाव करना है। जैसे सब जगह कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर लगा ही रहता है आपका। रेस्पॉन्स एंड रिलीफ कोऑर्डिनेशन, रेस्पॉन्स एंड रिलीफ कोऑर्डिनेशन मतलब कि अगर पूरे देश में कहीं पे कुछ तरह का घटना हो गया तो उसमें जो है तुरंत जो है ये एक्शन में आ जाएगा। और डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज मतलब जो भी जहां जहां आपदा आया है वैसे लोगों को जाकर के राहत चीज पहुंचाने का काम जो है इसी का काम है। ठीक है, वो जो है रेस्क्यू टीम भेजता है, बचाने के लिए लोगों का टीम भेजता है, खाना भेजता है, मेडिकल एड वगैरह भेजता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिलियंस बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिलियंस बिल्डिंग क्या होता है, प्रमोट्स डिजास्टर रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन इन अर्थक्वेक एंड फ्लड प्रोन एरियाज। डिजास्टर रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन और अर्थक्वेक में हम लोग को क्या करता है, कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, कैसे हम लोग को अपना जो है स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है, वो सारा चीज जो है इसमें बताया जाता है। लास्ट में हमारा क्या किया जाता है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाता है। पब्लिक अवेयरनेस मतलब जनता को जागरूक करने के लिए चीज बताया जाता है कि डिजास्टर आने से के समय आपको जो है क्या क्या नियम कानून फॉलो करना है, कैसे कैसे आपको जो है अलर्ट रहना है, अगर आ गया तो क्या करना है। तो ये सब चीज जो है प्रिंट, टीवी या फिर डिजिटल मीडिया के थ्रू बताया जाता है। कुछ कुछ स्कूल या कॉलेजेस में भी प्रोग्राम चलाया जाता है, या फिर लोकल कम्युनिटीज में नुक्कड़ नाटक के थ्रू, या चाहे जो भी हो आम सभा ग्राम सभा के थ्रू आपदा से बचने का शिक्षा दिया जाता है। लास्ट में हमारा क्या, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मान के चलो जो भी हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उससे भी जो है कोलैबोरेट किया जाता है।
ठीक ना। तो हमारा जो भी इंटरनेशनल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी कोलैबोरेट किया जाता है, जैसे कि यूएन एजेंसी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल बॉडीज हो गया जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम देखता है। तो वो सबसे जो है हम लोग बातचीत करते हैं, उनका नियम कानून समझते हैं, कुछ अच्छा है तो उसको हम लोग सीखते हैं, फॉलो करते हैं, या कभी कभी हमारा स्थिति खराब होता है तो उनसे मदद भी मांगते हैं। चलिए ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली। करेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट में मीडिया का क्या रोल है। मीडिया समझते हैं ना, वो जो न्यूज रिपोर्टर सब होता है, ठीक है, या फिर जो हमारा न्यूज चैनल सब है वो सब जो हमारा मीडिया है, तो उसका क्या रोल है। बात समझ में आ रही है, किस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, मतलब कहीं पे आपदा आ गया तो उसमें उसका क्या काम है। ठीक, तो आपको तो ये सब चीज बेसिक मालूम होगा कि मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में। कैसे कैसे करता है, जैसे प्रिपेयर्डनेस बताता है। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस मतलब लोगों को जागरूक करता है कि अगर आपदा आ गया तो आपको क्या क्या करना है, नहीं करना। रेस्पॉन्स मतलब जहाँ पे आपदा आ गया वहां पे जाता है, उस चीज को कवर करके टीवी वगैरह पे दिखाता है, जिससे कि बात जो है गवर्नमेंट तक आसानी से पहुंच सके। रिकवरी सब के बारे में बात करता है कि उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, जिसको जो जो हो गया है, मिटिगेशन का भी काम करता है। मिटिगेशन मतलब उससे बचने का तौर तरीका बताया जाता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, मीडिया का सबसे काम क्या है, अर्ली वार्निंग देना। अर्ली वार्निंग देना मतलब टीवी रेडियो चाहे न्यूज़पेपर या इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जाता है, लोगों को पहले से बताया दिया जाता है कि ये बारिश का पानी बढ़ रहा है तो बाढ़ आने का खतरा बढ़ रहा है, या फिर साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, फ्लड आने वाला, अर्थक्वेक आने वाला, ये सब चीज जो है पहले से लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसमें जो है प्रिपेयर्डनेस मतलब इस तरह की आपदा से बचने के लिए क्या क्या तैयारी होना चाहिए, ठीक है, वहां से निकलने का क्या ऑप्शन है, वो सारा चीज जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, मतलब लोगों को सब चीज पहले से बता दिया जाता है। ये कौन करता है, मीडिया करता है। दूसरा क्या है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग मतलब आपको जो है रिपोर्ट्स जो है लाइव अपडेट देते रहता है, भाई यहाँ पे जो है पानी जो है इतना लेवल बढ़ गया, यहाँ पे इतने लोग जो है खतरा से बाहर है, ठीक है, यहाँ पे स्थिति अब नॉर्मल हो रहा है, इतना लोगों का डेथ हो गया, वो सारा चीज जो है वही बता दे रहता है। ठीक है, डिटेल्स अबाउट अफेक्टेड एरियाज मतलब किस किस एरिया को नुकसान हो गया, कौन कौन सा लोग घायल हो गया है, सुविधा के लिए क्या क्या चीज दिया जा रहा है, गवर्नमेंट आपको क्या क्या राहत का कार्य कर रही है, आपके लिए क्या खाने पीने की व्यवस्था है, वो सारा चीज जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करता है कौन, मीडिया वाला। आगे हमारा क्या है सर, इसमें एक जो हमारा लास्ट पॉइंट है, रेजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन। देखिए मीडिया वाला जो है वो होता बहुत अच्छा है, कुछ लोग जो है इधर उधर काम करता है, लेकिन मीडिया वाला लोग अच्छा होता है, तो वो क्या करता है, रेजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन। वो लोग जो है आपको जो है क्या करता है, शिक्षा देता है और आपको पहले से जागरूक करता है कि हमारा अगर आ गया तो कैसे बचना है, नहीं बचना है। तो कुछ लोग मीडिया वाला लोग क्या करता है, अपना जो है बताने के लिए न्यूज चैनल पे या फिर ये क्या कहता है आपका चौक चौराहा पे जाकर नुक्कड़ नाटक वगैरह भी करवाता है, आपको जो है सेफ्टी मेजर समझाता है आपके लैंग्वेज में। बात समझ में आ रही है, पब्लिक को जो है शिक्षित बनाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा इमरजेंसी आ गया तो उस समय आपको जो है कैसे रेस्पॉन्ड करना है, ये जो है पब्लिक को शिक्षा देता है। और क्या करता है, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। ठीक है, इसमें जो है मीडिया एक सबसे अच्छा काम क्या करता है, डोनेशंस इकट्ठा करता है, इनकरेजेस डोनेशंस मतलब लोगों को कहता है कि आप लोग आके सपोर्ट कीजिए, इस इलाका में बाढ़ आ गया या किसी भी तरह का खतरा है वहाँ के लोगों के लिए सपोर्ट कीजिए। वॉलेंटियर्स सप्लाई करता है, वो खुद भी वॉलेंटियर्स कभी कभी बन जाता है। ठीक है, और जो पब्लिक के लिए रिलीफ एफर्ट है वो सब में वो मदद करता है मीडिया। हाईलाइट्स द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड फंडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट को इसमें क्या मदद करना चाहिए, कितना पैसा खर्च करना चाहिए, वो सब पे भी कुछ कुछ कमेंट करते रहता है ताकि गवर्नमेंट जागरूक हो सके, आपका ध्यान रख सके। होल्डिंग ऑथोरिटीज अकाउंटेबल। ठीक है, इसमें जो है ऑथोरिटीज के पीछे पड़ा रहता है ताकि जो है ऑथोरिटीज जो है नेग्लिजेंस का काम नहीं कर सके। ठीक ना, नेग्लिजेंस मतलब अगर कहीं भी किसी अधिकारी से चूक हो रहा है तो उसको हाईलाइट करते रहता है ताकि अधिकारी लोग डर के अपना काम ईमानदारी से कर सके। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट भी देता है। ठीक है, कि हमारा जो है जो भी लोग बच गए या जिसके साथ बुरा हुआ उसका कहानी सुनाया जाता है। ठीक है, ताकि बाकी लोग जो है इससे कुछ सीख सके या फिर लोगों को जो है सांत्वना मिले, लोग आगे आके उसका मदद वगैरह करे। ठीक है, लोगों का दुख दर्द बांटने में मीडिया बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद जो भ्रामक बात फैल रहा है जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन, कोई गलत न्यूज वगैरह फैल रहा है तो उसको भी रोकने का काम कौन करता है, मीडिया करता है। चलिए,
हमारा क्या अगला क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन अर्बन डिजास्टर। अर्बन मतलब समझते हैं ना, शहरी इलाका जो है उसमें अगर डिजास्टर आ गया, उसमें मतलब आपदा आ गया। देखिए दो तरह का इलाका होता है, एक विलेज, सॉरी विलेज नहीं, रूरल डिजास्टर। रूरल मतलब जो गांव ग्रामीण वाला क्षेत्र है, वहां पे अगर आपका आपदा आ गया तब क्या करना है। अर्बन मतलब जो शहर वाला क्षेत्र है, उसमें अगर आपदा आ गया तो क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग को किस पे कमेंट करना है, अर्बन यानी कि शहर वाला क्षेत्र पे अगर आपदा आ गया तो वहां पे हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन है, उस पे आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। तो हम पॉइंट वाइज समझा रहे हैं। पहला हमारा क्या है, अर्बन डिजास्टर रेफर टू क्लैमिटीज ऑकरिंग इन सिटीज एंड टाउन। अर्बन डिजास्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सिटी और टाउन में अगर कुछ हमारा हो रहा है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑफेन ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स, जो कि हमारा किसके वजह से होता है, नेचुरल हजार्ड या फिर इंसान के हरकतों की वजह से हमारा आता है। समझ गए। कॉजेज ऑफ अर्बन डिजास्टर, अर्बन डिजास्टर मतलब शहरी इलाका में जो भी आपदा आता है उसका क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन से क्या करता है, इंक्रीजेज वल्नरेबिलिटी, मतलब आपदा आने का खतरा जो है बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है सर, क्योंकि कंजेशन है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से कंजेशन कैसे हो गया, जो है वहां पे जैसे मान के चलो आपदा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ओपन एरिया में जाइए। बात समझ में आ रही है, कहीं पे मान के चलो किसी भी तरह का घटना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन एरिया में जाइए। ओपन एरिया भी बचवे नहीं किया है। ठीक है, शहर सब में तुम देखोगे मकान पे मकान चढ़ा हुआ, गली सब जो है हमारा क्या है, बहुत छोटा हो गया है। ठीक ना, वो सब एकदम सिकुड़ के रह गया, नैरो हो गया गली सब। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या होगा, ओपन एरिया तो मिलना मुश्किल है। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो है इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी, मतलब खतरा जो है बढ़ जाता है। दूसरा हमारा क्या, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करने का मतलब जो है, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, ट्रैफिक में कंजेशन है, स्लम फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जैसे ड्रेनेज की वजह से कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, हमारा जो है पटना में जो है क्या हुआ था, बाढ़ का पानी, ये नाला का पानी सही से निकल नहीं रहा था, तो पटना में जो है बाढ़ का स्थिति हो गया था। तो ये हमारा क्या, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का भी एक उदाहरण है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करने का मतलब, जब हमारा शहर बस रहा है, ठीक है, जब हमारा शहर बस रहा है तो आप प्रॉपर प्लानिंग काहे नहीं किए, कैसे वहां का बारिश का पानी कैसे निकलेगा, नाला का पानी कैसे निकलेगा, वो सब सोचना चाहिए ना। ठीक है, कभी कभी हमारा जो है ट्रैफिक कंजेशन भी हमारा जो है प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मान के चलो कहीं पे हमारा अचानक से जो है बिल्डिंग में आग लग गया, अब वहां पे रोड जाम लगा हुआ, या फिर वहां से निकलने का रास्ता ही सही से नहीं मिल रहा है, तो ये सब भी एक प्रॉब्लम है। समझ गए। चलिए अगला हमारा क्या, इंडस्ट्रियल हजार्ड्स। इंडस्ट्रियल हजार्ड में मतलब जैसे केमिकल फैल गया, आग लग गया, फायर वगैरह हो गया, तो ये सब चीज भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कहा भी जाता है ना कि इंडस्ट्री को आप जो है शहर से दूर बनाइए। जैसे आपका भोपाल का स्ट्रेटजी दो हुआ था, वहां से हमारा क्या हुआ था, केमिकल फैला था ना। ठीक है, तो इंडस्ट्री अगर हमारा मतलब मेन शहर से काफी दूर रहता तो लोगों को नुकसान कम होता। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे कि मान के चलो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव बढ़ रहा है, रेनफॉल पैटर्न की वजह से भी हमारा जो है शहर में आपदा पे असर पड़ता है। ठीक है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कहीं पे जो है हमारा पानी जो है पूरा एकदम पानी जमा हुआ है, पॉल्यूशन ज्यादा है, बीमारी फैल रहा है, तो ये सबसे भी आपदा होता है। जैसे मान के चलो कहीं से जो है नाला का खुला हुआ है, वहां पे हमारा खूब जो है मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, उससे भी लोग बीमार पड़ सकते हैं, उनको भी नुकसान होगा। चलिए अगला हमारा क्या, एग्जांपल्स ऑफ अर्बन डिजास्टर। अर्बन डिजास्टर का आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। हमको नोट लिखने का आ गया ना, तो नोट में हम एग्जांपल भी तो दे ही सकते हैं। शहर में आपदा आता है तो इसका क्या एग्जांपल है, सबसे पहला अर्थक्वेक इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, भूज में जो है एक बार अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था 2001 में। ठीक है, जिससे कि हमारा जो है मासिव कैजुअलिटीज देखने को मिला था, बहुत तराई तराई मचा था, बहुत लोगों का जान चला गया था, बहुत लोग घायल हो गए थे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया किसमें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। दूसरा हमारा क्या है, फ्लड्स इन सिटीज। अगर हमारा जो है बाढ़ आ जाता है, ठीक, पुअर ड्रेनेज की वजह से। बाढ़ हमारा मेनली अगर शहर सब में आता है, क्यों आता है, पुअर ड्रेनेज की वजह से। पानी अगर नहीं निकल रहा है तो पानी जाके जम जाएगा, एक तरह का क्या हो गया, फ्लड हो गया। तो मुंबई में जो है एक फ्लड आया था 2005 में, ये आपको याद होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बिल्डिंग कोलैप्सेस। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। जैसे कि राणा प्लाजा कोलैप्स हुआ था बांग्लादेश में, तो ये भी हमारा क्या, अर्बन डिजास्टर का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें आपको हम जनरली नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि लोकल एग्जांपल का ही नहीं है। फायर एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट क्या है, ये भी एक तरह का अर्बन डिजास्टर है। ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग में सबसे ज्यादा होता है। एक बार आप सुनेंगे कोचिंग का बच्चा जो है
हमारा आग के चपेट में आ गया था, बहुत लोग कूद के जान दे दिया था, कुछ लोग जल के मर गया था। तो फायर एक्सीडेंट जो कमर्शियल बिल्डिंग सब में होते रहता है। तो ये भी आपका जो अर्बन का प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कंजेशन। आगे पीछे जो है एकदम लॉक है, लोग बच के भागेगा तो कहाँ भागेगा, है कि नहीं। चलिए अगला हमारा क्या है, टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक मतलब आतंकवादी हमला, ये भी एक तरह का क्या है, अर्बन डिजास्टर है। हम जनरली आप जो है ना कभी भी नहीं सुनिएगा कि हमारा जो है गांव सब में टेररिस्ट अटैक होता है, जल्दी नहीं होता है टेररिस्ट अटैक गांव सब में। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या जो है फैला हुआ है, लेकिन शहर में जनसंख्या कंजेस्टेड है, तो वो देखता है ना कि जहाँ पे हमारा जो है ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जनरली बॉम्ब ब्लास्ट वहीं पे होता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे लोग अक्सर आते जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वहीं पे होता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, अर्बन डिजास्टर का कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है। चलिए अगला क्या है, पॉलिसीज फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में जो पॉलिसीज है, मतलब जो सरकार ने नियम कानून तय किया है, ठीक है, वो सारा चीज पे आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट में डीआरआर भी कह सकते हैं। तो इसका जो पॉलिसी बनता है वो क्या एम करता है, मतलब उसको जो पॉलिसी बनाता है, बनाते समय कोई मकसद तय होगा ना, तो क्या मकसद रहता है, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड इनहेंस रिजाइलेंस। ठीक है, डिजास्टर का इम्पैक्ट मतलब डिजास्टर का जो खतरा है उसको कम करना। बात समझ में आ रही है, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का खतरा को कम करना, और उसमें जो है उससे रिजाइलेंस को इम्प्रूव करना। बात समझ गए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया था, इसमें सबसे पहला जो इसका नियम कानून है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया था आपका। इस्टेब्लिशेस एनडीएमए एंड एसडीएमए फॉर डिजास्टर गवर्नेंस। ठीक, डिजास्टर से बचने के लिए दो तरह का जो है ये अथॉरिटी या गवर्निंग बॉडी बनाया था। ठीक है, मतलब दो तरह का जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया। पहला जो है एनडीएमए बनाया, एनडीएमए हो गया आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। और दूसरा हमारा जो बना है एसडीएम, मतलब ये स्टेट लेवल का काम देखेगा, ये नेशनल लेवल का काम देखेगा। डिफाइन रोल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसका क्या क्या रोल है जब आपदा आता है, वो इसमें चीज बताया गया है। ठीक है, जो 2005 वाला एक्ट आया था उसमें ये बताया गया कि राज्य सरकार का क्या जिम्मेवारी है और केंद्र सरकार का क्या जवाबदेही है, वो सारा चीज बताया गया था। तो सबसे पहला पॉलिसी में लोग क्या किया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लाया था। उसके बाद क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एनपीडीएम 2009 में लाया गया। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है नियम कानून जो आया था 2009 में, इसमें क्या किया गया, फोकसेस ऑन प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस मतलब कैसे हमको तैयारी करना है, ठीक है, उससे बचने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, उसमें आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, रिकवरी के लिए क्या क्या किया जाएगा, वो सारा चीज जो है इसमें बताया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे अच्छा काम जो किया गया था वो क्या किया गया था, इनकरेजेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब लोगों का ग्रुप को बोला गया था कि भाई अगर कहीं पे कुछ इस तरह का आपदा आता है तो आपको सामने आके लोगों को मदद करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलो कहीं पे कोई भी तरह का खतरा हो गया, कुछ भी हो गया, तो लोगों को एक दूसरे को जाके क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, है कि नहीं। अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग और फोरकास्टिंग सिस्टम लाया गया, मतलब मान के चलो कहीं पे कोई भी चीज तो अचानक नहीं हो जाएगा, जैसे फ्लड ही होने वाला है, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक होने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए जो है हमारा जो है अर्ली वार्निंग दे दिया जाएगा, मतलब पहले से बताने का काम किया जाएगा। तो वो कैसे किया जाएगा, वेदर प्रेडिक्शन के द्वारा किया जाएगा, रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लाया गया। ठीक है, कि हमारा जो है बाढ़ आने से पहले या अर्थक्वेक आने से पहले या साइक्लोन आने से पहले कुछ समय पहले आप जो है सबको जागरूक कर दीजिए। डिप्लॉयमेंट ऑफ डॉपलर रडार्स, डॉपलर रडार्स का डिप्लॉयमेंट किया गया और सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग शुरू किया गया। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है गवर्नमेंट ने क्या किया था, किसके लिए किया था, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब जो है आपदा का खतरा को कम करने के लिए ये सब कुछ कुछ नियम कानून बनाया था। इसके अलावा और भी बहुत चीजें वो आपको बताते हैं हम। जैसे कि अगला क्या है, अगला है हमारा बिल्डिंग कोड्स एंड लैंड यूज प्लानिंग। बिल्डिंग कोड्स मतलब जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस समय आपको किन किन बात का ध्यान रखना चाहिए, या फिर हम लोग जो किसी भी जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे कैसे करेंगे, वो सारा चीज बताया गया। इंश्योरिंग डिजास्टर रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग कोड जब आप पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि आपको जो है डिजास्टर रेसिस्टेंट मतलब भूकंप रोधी घर कैसे निर्माण करना है, वो सब चीज उसमें बताया जाता है। प्रोहिबिटिंग कंस्ट्रक्शन इन हाई रिस्क जोन, मतलब जहां पे आपदा आने का खतरा ज्यादा है उस एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया जाता है। तो ये सब जो है सरकार ने अपना नियम कानून तय कर रखा है। कॉमनी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट सीबीडीएम बनाया गया।
ठीक है। हम लोग जो है इसके लिए छोटा मोटा कम्युनिटीज बना रहे हैं, जिससे लोकल कम्युनिटीज है वो डिजास्टर ट्रेनिंग का काम करेगा। ठीक है, मॉक ड्रिल्स और इवैक्यूएशन प्लानिंग बताएगा कि अगर आ जाएगा, आप देखे होंगे ड्रामा वगैरह करके, नाटक या नुक्कड़ नाटक करके लोगों को बताया जाता है कि कैसे कैसे बचना है। ठीक है, कहाँ पे जाके छुपना है, क्या खाना है, कैसे राहत करना है। मतलब अगर बारिश का पानी बढ़ गया तो सबसे पहले आपको जो है अपना कुछ जरूरत का सामान ले लेना है, मवेशी ले लेना है, उसको लेके जाना है। वो सारा चीज इसमें जो है बताया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। लास्ट में हमारा क्या, क्लाइमेट चेंजेस एडप्शन मेजर। क्लाइमेट चेंजेस मतलब अगर आपका जो है मौसम में या जलवायु में परिवर्तन होता है तो उसको आप जो है कैसे उसमें ढलते हैं, वो सारा चीज बताया जाता है। एड्रेसिंग लॉन्ग टर्म रिस्क, इसमें जो है लॉन्ग टर्म रिस्क बताया जाता है। ठीक है, जैसे राइजिंग ऑफ सी लेवल, डिजर्टिफिकेशन, वो सारा चीज में बताया जाता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाता है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, वो सारा चीज इसमें बताया जाता है। ठीक है। अब चलिए, अगर हमारा क्या, सॉरी, दूसरा शॉर्ट नोट्स किस पे लिखना था, डीआरआर प्रोग्राम्स इन इंडिया। भारत के अंदर जो है डिजास्टर रिडक्शन रिस्क, सॉरी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका जो है हमारा, इसके बारे में भारत में क्या क्या चीज हो रहा है उस पर आपको एक नोट लिखना। तो इंडिया हैज लॉन्च सेवरल डीआरआर प्रोग्राम्स टू मिटिगेट डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर का खतरा यानी आपदा का खतरा को कम करने के लिए बहुत सारा जो है ये मिटिगेशन का काम कर चुका है। कौन, भारत हमारा जो है बहुत सारा मिटिगेशन का काम कर चुका है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, एनसीआरएमपी इसको आप कह सकते हैं। देखिए ये सब का जो है फुल फॉर्म लिखने आ सकता है। अगर आपसे पूछ देगा एनसीआरएमपी का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको मालूम रहेगा तभी तो आप बताइएगा ना। स्ट्रेंथेंस अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड साइक्लोन शेल्टर्स, ये जो है मजबूती देता है किसको, अर्ली वार्निंग सिस्टम को, और साइक्लोन शेल्टर के बारे में बताता है। कवर साइक्लोन प्रोन कोस्टल स्टेट्स, साइक्लोन प्रोन कोस्टल स्टेट को कवर करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, अ, आपदा मित्र प्रोग्राम। आपदा मित्र प्रोग्राम में क्या करता है, भारत के अंदर जो चलता है एक आपदा मित्र प्रोग्राम चलता है। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो है ट्रेन किया जाता है कम्युनिटी वॉलंटियर्स को, कि मान के चलो कि अगर कहीं पे आपदा आ गया तो सबसे पहले आप उसको क्या पहला सुविधा दीजिएगा, फर्स्ट एड क्या दीजिएगा, वो सारा चीज बताया जाता है। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम इंट्रोड्यूसेस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन स्कूल करिकुलम। कहा जा रहा है कि स्कूल सब में भी जो है ये सब चीज के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ना है। ठीक है, स्कूल सब में भी बच्चे को पढ़ाया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। मॉक ड्रिल्स इन स्कूल, स्कूल में जो है इस तरह का एक नाटक वगैरह या फिर एक्टिविटी करके भी समझाया जाता है कि ठीक है कि अगर आपदा आ गया तो कैसे बचना। अर्बन अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी रिडक्शन प्रोजेक्ट, ये हमारा क्या है, सरकार का एक स्कीम है। सरकार का क्या स्कीम है, देखिए, सरकार का स्कीम है यूईवीआरपी। यूईवीआरपी क्या हो गया, अर्बन अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी रिडक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें मान के चलिए शहरी क्षेत्र में अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है, जैसे शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, शहरी क्षेत्र में कंजेशन। गांव सब में अगर अर्थक्वेक आएगा तो लोग फटाक से फील्ड की तरफ दौड़ेगा, वहां पे खुला खेत है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शहर में क्या होता है, कंजेशन है, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए जो है सरकार इस पे काम कर रहा है। प्रमोट सेस्मिक रेट्रोफिटिंग ओल्ड बिल्डिंग्स। ठीक है, सेस्मिक रेट्रोफिटिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स पे भी इसमें जो है ये जोर दिए हुए सरकार। उसके साथ साथ भारत में और क्या चल रहा है, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, एफएमपी चल रहा है। भारत में क्या चल रहा है, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, एफएमपी चल रहा है, जिससे कि हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथेंस इम्बैंकमेंट्स एंड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। इम्बैंकमेंट्स और फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को ये जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। यूज ऑफ डैम एंड रिजर्वायर्स टू फ्लड कंट्रोल, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए जो है डैम और रिजर्वायर का जो है उपयोग किया जा रहा है। ये सब चीज जो है भारत में भी चल रहा है। आपको ये सब चीज जानकारी होना भी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, क्योंकि खतरा किसी को बता के नहीं आता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं आता है, तो जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलेंस प्रोग्राम। क्लाइमेट रेजिलेंस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट्स ड्राउट प्रूफिंग, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब हो गया पेड़ पौधा लगाना, सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक, ये सब चीज जो है, ये सब चीज लोगों को बताया जाता है। और इन्वायरमेंटल को डिग्रेडेशन होने से बचाना है। ठीक है, जैसे अगर बाढ़ आ गया तो बाढ़ क्यों आ रहा है ये भी तो देखोगे, अगर ज्यादा पेड़ पौधा लगाओगे तो बाढ़ ऐसे भी ऑटोमेटिक नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सब चीज दिया जाता है। लैंडस्लाइड हजार्ड मिटिगेशन। लैंडस्लाइड जो होता है मतलब जैसे तुम देखोगे ये पहाड़ी इलाका में ज्यादा होता है लैंडस्लाइड। जैसे ये कोई पहाड़ है, अचानक से इतना सा मिट्टी कट के जो है रोड पे गिर गया, बात समझ में आ रही, तो वो सब आपका लैंडस्लाइड है। तो लैंडस्लाइड एरिया में बचने का क्या क्या तरीका है। ठीक है, इसमें जियो टेक्निकल सॉल्यूशंस दिया जाता है लैंडस्लाइड का रिस्क कम करने के लिए, वो सब चीज इसमें दिया जाता है।
चलिए अगला हमारा क्या है, स्टेट सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताना है जो कि आपको डिजास्टर के तरह समय काम आता है। हाउ विल यू प्रिपेयर ए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान फॉर हॉस्पिटल। इसमें दो क्वेश्चन है, आपको डिजास्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। हॉस्पिटल के लिए आप डिजास्टर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम कैसे कीजिएगा, ठीक है, सॉरी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का प्लान कैसे कीजिएगा वो आपको बताना है। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं डिजास्टर से रिलेटेड कुछ टर्म वगैरह। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, सबसे पहला आता है हमारा डिजास्टर। डिजास्टर होता क्या है, डिजास्टर मतलब क्या हो गया, आपदा। आपदा में हमारा सबसे अच्छा उदाहरण क्या, अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अचानक से आग लगे, किसी भी तरह का कुछ हो गया, ठीक है। तो आपदा हमारा क्या होता है, आपदा एक तरह का घटना है जिसमें कि इंसान का जीवन चला जाता है या फिर उसका नॉर्मल लाइफ खराब हो जाता है, सोसाइटी हमारा सही से काम नहीं कर पाता, लोगों में डर का माहौल बन जाता है। तो ये एक क्या है, एक तरह का आपदा है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है हजार्ड, ठीक है। आपदा और हजार्ड में अंतर होता है, डिजास्टर अलग चीज है, हजार्ड अलग चीज है, ये चीज आप देख लीजिएगा। हजार्ड हमारा क्या होता है, एक पोटेंशियल थ्रेट दैट कैन कॉज हार्म और डैमेज। मतलब अगर हमारा जो है पोटेंशियल थ्रेट, मतलब कि अगर ये हो गया तो इससे हमारा नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग हजार्ड कहते हैं। जैसे कि केमिकल लीक, ठीक है, जैसे कि केमिकल लीक है, तो अगर केमिकल लीक हो गया तो हमारा नुकसान होगा, ठीक है। डिजास्टर क्या है कि हमारा आपदा हो चुका है। हजार्ड क्या है कि अगर ये इस तरह का घटना होता है तो नुकसान होगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि एक तरह का क्या पोटेंशियल थ्रेट, मतलब लोगों के मन में जो है एक तरह का ये डर पहले से पैदा करता है। चलिए आगे हमारा क्या है, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी आपका क्या, लेवल ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजास्टर रिस्क। मतलब जो है हमारा किसी भी एरिया में आपदा आने का जो खतरा है, ठीक है, कि हमारा किस किस कदर वजह से आपदा आ सकता है। ये आप कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी मतलब हो गया संभावना, कितना संभावना है आपदा आने का, ठीक है। तो वो सब चीज इसमें किस में आ जाएगा, वल्नरेबिलिटी में आ जाएगा। चौथा हमारा मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या है, मेजर्स टेकन टू रिड्यूस डिजास्टर इम्पैक्ट, ठीक है। डिजास्टर यानी कि आपदा का खतरा को कम करने के लिए हम लोग जो भी मेजर्स लेते हैं, हम लोग जो भी उसके लिए कदम उठाते हैं आपदा का खतरा कम करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, मिटिगेशन कहलाता है। रेट्रोफिटिंग बिल्डिंग्स, एफोरेस्टेशन टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड, ये सब चीज इसमें आ जाएगा। चलिए अगला क्या है, प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस मतलब प्लानिंग एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज टू रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू डिजास्टर। मतलब अगर आपका जो है डिजास्टर वगैरह आता है तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या प्रिपरेशन वगैरह करेंगे, वो सब चीज किस में आ जाएगा, इसमें प्रिपेयर्डनेस में आ जाएगा। अगला हमारा क्या, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब इमीडिएट एक्शंस टेकन ड्यूरिंग ए डिजास्टर। किसी भी डिजास्टर के समय जो हम लोग जो है तुरंत क्या करते हैं वो चीज होता है, जैसे कि सर्च और रेस्क्यू का काम करते हैं, इमरजेंसी और मेडिकल एड वगैरह का काम करते हैं, तो ये सब हमारा रेस्पॉन्स में आ जाएगा। फिर रिकवरी का काम करते हैं कि भैया जिसको आपदा आ गया है, जो इस चीज से ग्रसित है, उसको वापस से घर बनाना है या फिर अदर से जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करना है, उसका जनजीवन वापस से बसे, उसके लिए क्या क्या करते हैं, वो सब चीज इसमें आ जाएगा, किसमें, रिकवरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक टर्म था, किससे रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड, आपदा से संबंधित, ये हमारा क्या था, कुछ बेसिक टर्म था, ठीक। अब हम लोग जो है दूसरा पार्ट देखते हैं कि हमारा जो है हॉस्पिटल के लिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए पे कुछ आपको लिखना है। तो मान के चलिए कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान फॉर ए हॉस्पिटल, मतलब अगर कोई हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पे हम लोग डिजास्टर से बचने के लिए क्या क्या जो है काम कर सकते हैं, तो वो आपको बताते हैं, एकदम अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला जो है रिस्क असेसमेंट, ठीक है। रिस्क असेसमेंट मतलब वहां पे किस किस तरह का खतरा हो सकता है, तो हॉस्पिटल में हमारा जो है या तो आग लग सकता है, या भूकंप आ सकता है, या पेंडेमिक सिचुएशन हो सकता है। पेंडेमिक मतलब अचानक से कोई बीमारी फैल गया, जैसे कोविड अचानक से फैल गया, तो ये सब चीज जो है अस्पताल में अचानक हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया। इवेल्यूट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको समझना है कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज के लिए हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर समझने का मतलब हो गया हॉस्पिटल में हमारा खतरा किस किस रूप से हो सकता है। जैसे मान के चलो आग लग गया, तो आग लगने के बाद हमारा जो है एग्जिट, प्रॉपर एग्जिट होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, आग लगने के समय प्रॉपर एग्जिट होना चाहिए। अगर प्रॉपर एग्जिट नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यही सब चीज चेक करते हैं। दूसरा क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीज हम लोग वहां पे चेक करेंगे। पेंडेमिक्स का सिचुएशन हो जाएगा तो हमारा
नंबर ऑफ बेड ज्यादा है कि नहीं, पेंडेमिक के पेशेंट के लिए अलग रास्ता है कि नहीं, वो सारा चीज जो है आपको देखना पड़ेगा। अर्थक्वेक का सिचुएशन हो जाएगा, अर्थक्वेक का सिचुएशन हो जाएगा तो हम लोग पेशेंट को कैसे बिल्ड हॉस्पिटल से बाहर निकाल सकते हैं, वो सब चीज भी हमको इसमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहला तो हम लोग क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट, मतलब कितना खतरा हो सकता है ये चीज हम लोग पता करते हैं हॉस्पिटल में। दूसरा क्या करते हैं, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ईआरटी का गठन करते हैं। मान के चलो अचानक से अगर कुछ इमरजेंसी हो गया हॉस्पिटल में, ठीक है, तो उसमें हमारा जो है कुछ खास लोग जो है स्टाफ वगैरह होते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, पैरामेडिक्स हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, वो सब का एक अलग से टीम बनाया जाता है। अचानक से अगर खतरा हो जाएगा तो आपको क्या करना है। ट्रेन स्टाफ इन फर्स्ट एड, सीपीआर एंड ट्राइएज प्रोसीजर्स, स्टाफ को जो है आपको फर्स्ट एड का जानकारी देना पड़ेगा, सीपीआर वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा, तो ये सब चीज जो है उसको बताया जाता है। अगला हमारा क्या है, स्टॉक पिलिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, ठीक है, जो भी हमारा सप्लाई वगैरह होगा तो उसका हम लोग देखेंगे ना कि कितना स्टॉक है कितना नहीं है। अचानक से कुछ हो गया तो उससे हम लोग निपटने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है कि नहीं है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। मेंटेन इमरजेंसी किट, इमरजेंसी किट में मतलब मेडिसिन है कि नहीं, बैंडेज है कि नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। बैकअप पावर सप्लाई, बैकअप पावर सप्लाई मतलब अगर बहुत तेज बारिश हो गया तो वहां पे क्या होता है, बिजली चली गया तो लाइट के बिना तो आपका वेंटिलेटर वगैरह काम नहीं करेगा, तो हॉस्पिटल के पास अपना प्रॉपर जनरेटर है कि नहीं, सोलर पैनल्स वगैरह है कि नहीं, वो सब चीज हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब हॉस्पिटल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन होना चाहिए, ठीक है। जो भी अथॉरिटीज है डिजास्टर रिस्पांस टीम का, वो सब आपका जो है क्या करे, कोऑर्डिनेट करे लोकल लोगों के साथ, वो सब चीज इसमें हम लोग देख लेंगे। इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, इवैक्यूएशन प्लान हम लोग देखेंगे अगर मान के चलो हॉस्पिटल में अचानक से जो है कोई तरह का खतरा हो गया, ठीक है, तो उससे हमारा जो है इवैक्यूएशन मतलब वहां से बाहर निकलने का हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट वगैरह है कि नहीं है, असेंबली पॉइंट्स है, वो सब चीजें हम लोग चेक करेंगे। वहां से इजी ट्रांसपोर्ट का क्या ऑप्शन है, ठीक है, इल पेशेंट्स जो है जैसे मान के चलो व्हील चेयर पे या जो बेड पे लेटा हुआ है तो उसको कैसे ले जाएंगे, बात समझ में आ रही है ना, तो वो सब चीज होना चाहिए, ठीक है। कितना लिफ्ट का संख्या, लिफ्ट का भी संख्या बहुत मायने रखता है हॉस्पिटल में भाई, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल जो कई फ्लोर का होता है और पेशेंट को कैसे तुम सीढ़ी से उतारोगे, जो बेड पे लेटा हुआ है या फिर जो व्हील चेयर पे है, वो सब पेशेंट को तुम सीढ़ी से नहीं उतार सकते, तो वहां पे हमारा जो है नंबर ऑफ लिफ्ट भी देखा जाता है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे हमारा क्या, मॉक ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल्स और ट्रेनिंग में हमारा जो है बताया जाता है कि क्या क्या हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वहाँ के स्टाफ के लोगों को या फिर जो भी आम लोग हैं उसको भी जाके समय समय पे ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है कि इमरजेंसी में आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये सब चीज हो गया। चलिए अगला सवाल क्या है, एक्सप्लेन नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। नेचुरल डिजास्टर कहने का मतलब क्या हो गया, नेचर मतलब हो गया प्रकृति, प्राकृतिक आपदा को आप जो है बताइए समझाइए और उससे बचने का क्या क्या मिटिगेशन स्ट्रेटजीज है, ठीक है, वो सब चीज आपको बताना है इसमें। हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका मिटिगेशन का स्ट्रेटजीज देखेंगे। नेचुरल डिजास्टर और इसका मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में हम लोग सबसे पहले देखते हैं अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक मतलब भूकंप के लिए। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से होता है अर्थक्वेक, होता है किसकी वजह से, आपको देखिए हम एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप मतलब अगर थोड़ा सा यहाँ से पॉइंट वाइज पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रहेगा, एग्जाम में आप इसी को क्या कीजिएगा, एक्सप्लेन करके लिखिएगा। बात समझ में आ रही है, एग्जाम में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके लिखना है, तभी तो जाके आपको नंबर मिलेगा ना, क्योंकि कुछ टीचर होते हैं वो आंसर का साइज देख के आपको नंबर देते हैं। बात समझ में आ रही है, तो आंसर का साइज देख के नंबर देते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है कि हम जो है यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इसको आप समझिए और जाके वहां पे काम कीजिए। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट वगैरह होता है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। इससे मिटिगेशन के लिए अगर बात किया जाए, इन्फोर्स अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग कोड्स, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग कोड्स के बारे में हम लोग को कहा जाता है भैया कि बिल्डिंग जब आप बनाइए तो भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाइए, ये सब चीज बताया जाता है। कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स के लिए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो सब किया जाता है और बताया जाता है, जागरूक किया जाता है कि कैसे कैसे अर्थक्वेक में आपको बचना है। दूसरा हमारा हो गया फ्लड, फ्लड तो आप सबको ही जानते हैं, फ्लड मतलब हो गया बाढ़। फ्लड किस वजह से होता है, हैवी रेनफॉल की वजह से होता है, मतलब बहुत तेज बारिश हो गया उसकी वजह से हो गया। अगर आपका डैम फेल कर गया, अचानक से जो पानी डैम स्टोर करके रखे हुआ था उसको रोक के रखा था, डैम फेल कर गया तो उसकी वजह से फ्लड हो जाएगा। पुअर ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज जो ये शहर का प्रॉब्लम है, पुअर ड्रेनेज कहाँ का प्रॉब्लम है, अर्बन एरिया का प्रॉब्लम है, शहर सब में जो है पुअर ड्रेनेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है।
पानी ये नहीं निकल पा रहा है, बारिश हुआ है तो पानी जम गया, जल जमाव जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें अगर मिटिगेशन का बात किया जाए तो कंस्ट्रक्ट इम्बैंकमेंट्स एंड फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर, इम्बैंकमेंट, ठीक है, और फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर वगैरह बनाना चाहिए, वो सब चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, आपको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बरसात के पानी को बचाने का तौर तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए, तब हम लोग जो है फ्लड से बच सकते हैं, खास करके शहरी इलाका में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन किस वजह से होता है, इसका कॉज देखिए, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम ओवर वार्म सीज। ठीक है, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से होता है वार्म सीज के आसपास। ठीक, इसका मिटिगेशन क्या है, डेवलप साइक्लोन शेल्टर्स इन कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में आपको क्या करना है, शेल्टर बनाना है। कौन सा शेल्टर, साइक्लोन शेल्टर बनाना है, कहाँ पे, कोस्टल रीजन में। बात समझ में आ रही है, तो कोस्टल रीजन में आप क्या कीजिएगा, कोस्टल रीजन में साइक्लोन शेल्टर्स हम लोग बनाते हैं। एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग जो है साइक्लोन आने से पहले वहां के लोगों को हम लोग हटा सके, उस एरिया को खाली करा सके। अगला हमारा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जनरली हमारा कहाँ होता है, जनरली ये पहाड़ी इलाका सब में होता है। तो लैंडस्लाइड मेन होने का कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन। अगर पेड़ पौधा काटिएगा तो आपका जो है मिट्टी पे पकड़ मजबूत नहीं बनेगा। पेड़ का जड़ क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो उसकी वजह से आपका लैंडस्लाइड हो सकता है। हैवी रेनफॉल, बहुत तेज बारिश होगा तब भी रेनफॉल हो, ये लैंडस्लाइड हो सकता है। भूकंप वगैरह आता है तो वहां भी लैंडस्लाइड हो सकता है। लैंडस्लाइड मतलब क्या हो गया, मिट्टी का कट करके गिरना जमीन पे या रोड पे जो आ जाता है। इम्प्लीमेंट एफोरेस्टेशन, लैंडस्लाइड से बचने का सबसे बढ़िया चीज जो है वो है एफोरेस्टेशन, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए। ठीक है, कहाँ पे, खास करके जो स्लोप एरिया है, पहाड़ सब के आसपास जो ढलान वाला इस तरह का पार्ट होता है ना पहाड़ पे, वहां पे आपको पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। कंस्ट्रक्ट रिटेनिंग वॉल्स एंड ड्रेनेज चैनल्स, रिटेनिंग वॉल्स, इस तरह की मिट्टी को रोकने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, रिटेनिंग वॉल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक रिटेनिंग वॉल क्या होता है, एक ऐसा दीवार होता है जो कि मिट्टी को क्या करता है, गिरने नहीं देता, मतलब मिट्टी को रोक के रखने के लिए दीवार बनाते हैं हम लोग, उसको रिटेनिंग वॉल कहते हैं। उसके बाद सुनामी, सुनामी के लिए, सुनामी किसके वजह से होता है, अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से, मतलब पानी के अंदर अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तब जाके आपको सुनामी आता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हमारे पास क्या, इंस्टॉल सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब अगर सुनामी आने वाला है तो पहले से आपको पता चल जाए, तो उसके लिए वैसा हम लोग को जो है सिस्टम उसमें लगाना पड़ेगा। डेवलप कोस्टल प्रोटेक्शन वॉल्स एंड बफर जोन्स, कोस्टल प्रोटेक्शन वॉल और बफर जोन्स को जो है डेवलपमेंट कीजिए, ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा सुनामी केस में। चलिए आगे हमारा क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स। पोस्ट डिजास्टर करने का मतलब जो है डिजास्टर के बाद जो है हमारा क्या क्या रेस्पॉन्स होगा, इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताइए आप। ठीक, पोस्ट, एक चीज देखिएगा कि क्वेश्चन में आपको जो है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है मतलब, जैसे दो चीज होता है, एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री। प्री मतलब हो गया पहले, पोस्ट मतलब हो गया बाद, आपदा के बाद। जैसे पोस्ट डिजास्टर कह रहा है मतलब आपदा के बाद, अब प्री डिजास्टर कहेगा मतलब आपदा के पहले। ठीक है, तो वो चीज आप समझ जाइएगा क्वेश्चन में एक्चुअली हमको क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमसे पोस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स कर रहा है, पोस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोकसेज ऑन इमीडिएट रिलीफ। पोस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, आपदा आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट रिलीफ देते हैं, मतलब तुरंत उसको राहत दिया जाता है। ठीक है, और लंबे आने वाले समय में वो रिकवर कैसे किया जाएगा उसके लिए मुआवजा वगैरह दिया जाता है। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, कि हमारा जो भी आदमी या जानवर है वो हमको मिल जाए और उसको वहां से हम लोग सुरक्षित निकाल सके। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल असिस्टेंस देते हैं, क्योंकि जब पानी वगैरह बढ़ता है या फिर किसी भी तरह का जैसे फ्लड हो गया तो वहां पे पानी वगैरह बढ़ेगा, या फिर अगर कहीं पे भूकंप आया, बिल्डिंग बिल्डिंग गिर गया, आग लग गया, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एड देना पड़ता है, मेडिकल का सुविधा देते हैं। उसको तुरंत रहने का और खाने का हम लोग सुविधा पहुंचाते हैं। ठीक है, रीस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जो भी हमारा जो मेन मेन सुविधा है उसको सबसे पहले चालू करवाते हैं। जैसे मान के चलो अगर कहीं पे बाढ़ आ गया या रोड टूट गया, अब रोड टूट गया तो फिर दिक्कत है, सबसे पहले रोड बनाएंगे हम लोग, उसके रहने का जगह बनाएंगे। ठीक है, वो सारा सुख सुविधा उसको पहले दिया जाएगा। डैमेज असेसमेंट मतलब हमारा कितना नुकसान हुआ उसका हम लोग देखते हैं। ठीक है, और उसको वापस से बनाने में हमको क्या लगेगा नहीं लगेगा, उससे सरकार की तरफ से उसको मदद दिया जाता है। तो ये सब जनरली काम है हम लोग क्या करते हैं, डिजास्टर के बाद करते हैं। ठीक, तो हम आपको इस क्वेश्चन में मेनली ऊपर ऊपर मोटा मोटा पॉइंट समझा दिए हैं। बात समझ में आ रही है, ये जो पॉइंट बता दिए 5-6 पॉइंट, इसको आप जो है बढ़ा चढ़ा के अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हैं।
ठीक, हम बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि ऐसे भी वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत होता है बच्चों को। चलिए अगला सवाल क्या है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन सच एज अर्बनाइजेशन ऑन वल्नरेबिलिटी। ठीक ना, तो आपको इसका इम्पैक्ट बताना है कि पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है। अर्बनाइजेशन इंक्रीजेस डिजास्टर वल्नरेबिलिटी। अर्बनाइजेशन मतलब अगर लोग शहर में ज्यादा बस रहे ना तो उससे जो है डिजास्टर वल्नरेबिलिटी बढ़ता है। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी मतलब आपदा का खतरा बढ़ता है। बात समझ में आ रही है, अगर शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग जाके रहेंगे तो आपदा का खतरा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहने का मतलब जो है कि आपका जो है, अगर लोग रहेंगे तो जाके क्या करता है, एक मकान के ऊपर दूसरा मकान चढ़ा हुआ है, मतलब पेड़ पौधा काट देता है। पेड़ पौधा काट देगा, एक प्रॉब्लम हो गया, स्पेस नहीं है, कंजेशन का प्रॉब्लम है। कंजेशन मतलब समझते हैं ना कि वहां पे आसपास जो है खाली जगह नहीं है, वो सब प्रॉब्लम है। पुअर प्लानिंग है, मतलब उससे बरसात का पानी निकलने का ऑप्शन नहीं थी। ये सब चीज जो है इसमें हमारा देखने को मिलता है। ठीक ना, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस। डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। अगला पॉइंट, सॉरी, पहला पॉइंट हमारा जो अर्बनाइजेशन का क्या क्या खतरा है, तो उसमें हम लोग जो है अभी तुरंत आपको बताया, डिफॉरेस्टेशन होता है, शहर बसने के लिए पेड़ पौधा काटा जाता है। लैंड यूज का जो है बदलाव होता है तो उसमें दिक्कत होता है। ठीक है, reduces नेचुरल फ्लड बैरियर्स, इंक्रीजेस फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक, उसके बाद सॉइल इरोजन सबका जो है खतरा बढ़ जाता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, तो बहुत तरह का नुकसान होता है शहर बसने की वजह से। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है घर चढ़ के बना हुआ है, बीच में जैसे दो मकान के बीच में हमारा क्या होना चाहिए, स्पेस खाली होना चाहिए। ठीक है, तो वो काम अब नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, दो मकान के बीच में जो प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए वो सब काम नहीं होता है। ठीक ना, और जो है अगर आपका सही से प्लानिंग नहीं हुआ है, ठीक है, पानी निकलने का ऑप्शन नहीं है, नेचुरल ड्रेनेज का ऑप्शन नहीं है, तो इससे हमारा क्या हो सकता है, शहर में फ्लड वगैरह भी आता है, बाढ़ वगैरह का खतरा बना रहता है। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीज हमारा हो गया। चलिए अगला हमारा क्या, ओवर पॉपुलेशन एंड स्लम्स। ओवर पॉपुलेशन मतलब अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, और स्लम वगैरह का इलाका है, तो उससे हमारा क्या होगा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वॉन्ट्स डिजास्टर इम्पैक्ट। ठीक है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो डिजास्टर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, स्लम में क्या होता है, स्लम जो झोपड़ी झुग्गी वाला जो इलाका है वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, तो वो सब इलाका में जो है खतरा सबसे ज्यादा होता है। क्यों खतरा ज्यादा है, मान के चलो कहीं पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है तो वहां पे बीमारी फैलने का जो है चांस सबसे ज्यादा होता है। बात समझ गए। पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज वगैरह इसमें होता है शहर में, जैसे कि मान के चलो अगर वेदर पे बहुत असर पड़ता है, जैसे शहर में क्या होता है ना कि पॉल्यूशन भी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है, वेदर बदलते रहता है वहां पे। ठीक, बरसात में बहुत ज्यादा बरसात हो गया, जैसे कि दिल्ली सब में देखोगे ना कोहरा बहुत ज्यादा रहता है, तो सही से रोड दिखता नहीं, तो वहां पे एक्सीडेंट वगैरह भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन का एक प्रॉब्लम ये भी है, और दिल्ली में कोहरा होने का मेन कारण क्या, पॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह का बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है हमारा अर्बनाइजेशन से। ट्रैफिक कंजेशन एंड पुअर इमरजेंसी रिस्पांस। ट्रैफिक कंजेशन शहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर कहीं पे जाम लग गया और इमरजेंसी रिस्पांस वहां कम हो जाता है, अगर जाम लगेगा ना तो एम्बुलेंस सही से नहीं निकल पाता है। बात समझ में आ रही है, या फिर हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है, सॉरी फायर वाला जो गाड़ी है, समझ गया, तो वो हमारा जो है वो सही से नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। ट्रैफिक कंजेशन क्यों हुआ, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, तो वैसे कंडीशन में ब्लॉक रोड की वजह से इवैक्यूएशन नहीं हो पाता है। ब्लॉक रोड की वजह से इवैक्यूएशन नहीं हो पाता है। कभी कभी हमारा जो है एयर पॉल्यूशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह भी हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। मिटिगेशन मेजर्स। मिटिगेशन मेजर्स मतलब इससे बचने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्या है, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, ग्रीन स्पेसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको जो है जब शहर का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी तुम देखोगे ना गवर्नमेंट जो है अपना एक डिपार्टमेंट बनाए हुए है अर्बन प्लानिंग करके।
ठीक है, शहर का जो प्लानिंग वगैरह है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। तो उसमें जो है हमारा ग्रीन स्पेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब से रिलेटेड जो है काम वगैरह करना चाहिए हम लोग जो शहर में जब घर बनाएंगे तो। आगे हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग कोड्स एंड जोनिंग लॉज। ठीक ना, स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग कोड्स, स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग कोड्स कहने का मतलब क्या है, कि हमारा जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड कोड्स वगैरह है या वहाँ का जो जोनिंग लॉज है उस पे हम लोग को काम करना चाहिए, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम होता है, हर एरिया का प्रॉब्लम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एरिया वाइज हम लोग को जो है क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तीसरा क्या, इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारा क्या हो सके, वाटर लॉगिंग नहीं हो, क्योंकि अगर जल जमा हो गया तो उससे बीमारी फैल जाएगा, तो वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी सेवन, कोई भी सेवन मैन मेड डिजास्टर बताइए। मैन मेड डिजास्टर करने का मतलब वो डिजास्टर, वो आपदा जो कि इंसानों के हरकत की वजह से होता है। जैसे मान के चलो टेररिस्ट अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक कौन कराता है, इंसान कराता है। ठीक है, तो इंसान की हरकत की वजह से जो हुआ है, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है आपका इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट मतलब अगर कोई फैक्ट्री वगैरह की वजह से कोई खतरा होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या एक तरह का इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है। ये खतरा जो है इंसान की हरकत की वजह से हुआ, भगवान ने आपका फैक्ट्री थोड़ी बनाया है, तो ये हमारा क्या मैनमेड डिजास्टर है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मैनमेड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुआ था। ठीक ना, चेर्नोबियल न्यूक्लियर डिजास्टर जो कि 1986 में हुआ था। ठीक, कॉजेज, इसका कारण क्या था, केमिकल लीक हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था और रेडिएशन एक्सपोज्योर हुआ था। बात समझ में आ रही है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में हमारा क्या हुआ था, केमिकल लीक वगैरह हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, तो ये सब चीज जो है हमारा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में होता है। तो अगला हमारा क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन, इससे हमारा क्या होता है, लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में बदलाव आता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वगैरह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब भी आपका किसकी वजह से होता है, मैनमेड की वजह से होता है, क्योंकि पेड़ कौन काटा है, डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, पेड़ कौन काटा है, इंसान काटा है। अब पेड़ कट गया तो मिट्टी हमारा क्या होगा, कट के बहेगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या, फायर्स। फायर्स मतलब इसमें होता है आग लगना। तो आग इंसान की हरकत की वजह से होता है, भगवान आके आग नहीं लगाते हैं। समझ गए ना, तो फॉरेस्ट में फायर, फॉरेस्ट फायर क्यों बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो जंगल में आग लग जाता है, या फिर अर्बन फायर हो गया, इंडस्ट्री में फायर हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, ये सब क्या है, मैनमेड डिजास्टर का एग्जाम्पल है। चलिए अगला हमारा क्या, ऑयल स्पिल्स, तेल अगर फैल जाता है, डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल 2010 में हुआ था। ठीक है, मैरिन लाइफ डिस्ट्रक्शन, इससे जो है समुद्री ये क्या कहता है, जनजीवन प्रभावित हुआ था, वाटर पॉल्यूशन वगैरह होता है। तो ऑयल स्पिल भी आपका क्या एक तरह का आपदा है, तेल फैल गया। ये सब जो है मैनमेड डिजास्टर है। मैनमेड डिजास्टर मतलब इंसान की हरकत की वजह से हुआ, भगवान की हरकत की वजह से नहीं हुआ है। टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट अटैक आतंकवादी हमला, जैसे 9/11 अटैक हुआ था, 26/11 मुंबई में अटैक हुआ था, ये सब क्या है, टेररिस्ट अटैक है। ठीक है, इससे होता क्या है, तो सबसे ज्यादा पैनिक फैलता है। ठीक ना, ये इससे जो है पैनिक फैलता है, मास कैजुअलिटीज, ज्यादा से ज्यादा लोग घायल होते हैं, मरते हैं, इकोनॉमिक लॉसेस वगैरह होता है, तो ये सब चीज जो है होता है इसमें। ये किसमें, टेररिस्ट अटैक में। टेररिस्ट अटैक क्या है, एक तरह का मैनमेड डिजास्टर है। मैनमेड डिजास्टर करने का मतलब जो है वो डिजास्टर जो इंसान की हरकत की वजह से हुआ। चलिए डैम्स एंड वाटर रिलेटेड डिजास्टर। डैम्स एंड वाटर रिलेटेड डिजास्टर, डैम और वाटर रिलेटेड डिजास्टर में हमारा क्या होता है, जैसे कि मान के चलो अगर कहीं पे डैम फेलियर हो गया, जैसे कि एक बार हुआ था बनक्यूर डैम फेलियर हुआ था 1975 में, जिससे कि हमारा जो है फ्लडिंग का प्रॉब्लम हुआ था। फ्लडिंग मतलब बाढ़, बाढ़ आ गया था और ज्यादा से ज्यादा लोग मरे थे। तो डैम कौन बनाता है, इंसान बनाता है। ये भी आपका क्या है, मैनमेड डिजास्टर है। न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है, न्यूक्लियर डिजास्टर जो है फुकुशिमा में हुआ था 2011 में, तो ये भी हमारा क्या एक तरह का मैनमेड डिजास्टर है। किस कारण से हुआ था, रेडिएशन एक्सपोज्योर की वजह से हुआ था, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज की देखने को मिला था। ठीक, तो ये सब चीज हो गया। चलिए अब जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने कोशिश किया है कि आपका जो है 1 घंटा के अंदर वीडियो कवर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइमिंग लगता है ना, बच्चा उतना ज्यादा परेशान होता है। तो शॉर्ट नोट्स आपका जो है किसी चार पे लिखना था, तो हम ऊपर ऊपर जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। बात समझ में आ रही है, ये जो शॉर्ट नोट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बताएंगे, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। आप पॉइंट समझ के जाइए, एग्जाम में खुद से अपने लैंग्वेज में बना करके आंसर को एक्सप्लेन कीजिए। बात समझ गए, चलिए
हमारा सबसे पहला जो है वो क्या है, पोस्ट डिजास्टर वेस्ट मैनेजमेंट। अभी तक मैं तो आपको कई बार हम बता चुके हैं, बीच में कई बार थ्योरी एक्सप्लेन किया। पोस्ट डिजास्टर करने का मतलब क्या है, डिजास्टर के बाद, आपदा आने के बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, किसके लिए। लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द है, वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कहीं पे भूकंप आ गया, बिल्डिंग वगैरह गिर गया, तो उसके बाद उस पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, या कहीं पे आग लग गया, आग लगने के बाद जो है वहां पे हमारा जो है बहुत कुछ जल गया, जो जल गया उसको पार्ट को हम लोग हटाते हैं। ठीक है, तो वो सब के लिए हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हमारा क्या आता है, इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस मतलब हो गया जो हमारा ईटा पत्थर का टुकड़ा है, या जो कंक्रीट वगैरह का टुकड़ा है, या लकड़ी उकड़ी जो भी हो गया, मलबा सब जो है वो इसमें आता है हमारा। तो हम लोग सबसे पहले डेब्रिस हटाएंगे, हजार्डस मटेरियल को हटाएंगे, बायोमेडिकल वेस्ट सबको हटाएंगे। ठीक है, और उसको हटा के कहाँ ले जाएंगे, एक सेफ प्लेस पे ले जाके उसको डिकम्पोज कर देंगे, या फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे मान कर चलो डेब्रिस सबका उसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको क्या करेंगे, सेफ डिस्पोजल कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज हो जाएगा। इंश्योर सेफ डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। हमारा जो भी मटेरियल है, ठीक है, आपदा आने के बाद जैसे बिल्डिंग विल्डिंग टूट गया, भूकंप की वजह से बिल्डिंग गिरा टूट गया, तो उसमें जो भी मटेरियल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, तो ये काम ये हो जाएगा। या नहीं तो अगर कोई बायोमेडिकल वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, या किसी ऐसा वेस्ट है जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो, तो उसको हम लोग सही से क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे। दूसरा क्या है, फ्लैश फ्लड। आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है किस पे, फ्लैश फ्लड पे। फ्लैश फ्लड हमारा क्या होता है, ऑकर सडनली ड्यू टू हैवी रेनफॉल और डैम फेलियर। फ्लश फ्लैश फ्लड करने का मतलब जो है अचानक से जो है, अगर आपका जो है बहुत तेज रेनफॉल हुआ, ठीक है, अचानक से बहुत तेज क्या हो गया, रेनफॉल हो गया, तो आपका जो है बाढ़ आ जाएगा, उसको हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैश फ्लड क्या होता है, अचानक से होता है। ऑकर सडनली, ऑकर सडनली मतलब अचानक से हो जाता है। अब ये अचानक कैसे हो गया, बहुत तेजी से लगातार 24 घंटा 36 घंटा बारिश हो रहा है तो उसमें हो गया। या फिर जो अचानक से डैम फेल हो गया, तो उसकी वजह से आपका क्या हो गया, फ्लड आ गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश फ्लड कहते हैं। प्रिवेंशन क्या है फ्लैश फ्लड से बचने के लिए, फ्लैश फ्लड मतलब अचानक से जो बाढ़ आ जाता है। प्रॉपर ड्रेनेज, आपके पास जो प्रॉपर ड्रेनेज का सुविधा होना चाहिए, एफोरेस्टेशन, पेड़ पौधा आपको लगाना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम आप तैयार कीजिए, ये सब चीज जो है हमारा फ्लैश फ्लड का एग्जांपल हो गया। हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनोज, वॉल्केनोज का हजार्डस इफेक्ट्स, इसके बारे में बताइए। तो वॉल्केनोज से जो हमारा हजार्डस इफेक्ट होता है, सबसे पहले तो लावा फ्लो होता है, फिर एश क्लाउड्स होता है, टॉक्सिक गैसेस देखने को मिलता है, तो ये सब हमारा क्या हजार्डस इफेक्ट है, किसका, वॉल्केनोज का। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, घर तबाह हो जाता है, एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह होता है, तो ये सब चीज जो है मेनली किसकी वजह से होता है, वॉल्केनोज की वजह से होता है। बात समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या है, रिहेबिलेशन इन डिजास्टर। डिजास्टर जो है उसमें हमारा रिहेबिलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो रिहेबिलेशन मतलब जो आपदा में फंस गए लोग, या फिर आपदा की वजह से जिनका लाइफ स्टाइल जो है खत्म हो चुका है, ठीक है, या उनका लाइफ स्टाइल में जो है परिवर्तन हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसको वापस से अपना लाइफ स्टाइल सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उसको जाके साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं कि भाई देख तेरे साथ गलत हुआ है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ने का सोचो। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी का आपदा आया, उसका घर उस सब तबाह हो गया, घर तबाह हो गया, अगर वो उसी सोच को लेके बैठे रहेगा तब तो दिक्कत है। तो उसको लाइफ में फिर आगे बढ़ने का तरीका बताया जाता है। भगवान ना करे कि डिजास्टर कहीं पे आए, समझ गए, डिजास्टर आने की वजह से जो है ना बहुत नुकसान होता है, आम लोगों का जीवन जो एकदम खत्म हो जाता है। बहुत लोग जीने तक का उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि डिजास्टर में बहुत लोग मरता भी है, उसका जीवन भर का बनाया हुआ घर जो है वो तहस नहस हो जाता है, ये बहुत तरह का नुकसान होता है। बात समझ में आ रही है, तो बहुत बार जो है डिजास्टर की वजह से, आपदा की वजह से लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमारा जो है क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए, आपके आसपास भी अगर कहीं पे आपदा आता है, लोगों को जाकर पहले साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, घर मकान रोड वगैरह जो भी नुकसान हुआ उसको वापस से तैयार किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एड, एम्प्लॉयमेंट एड मतलब जो है लोगों को, जैसे मान के चलो तुरंत जो है उसको जीवन यापन के लिए खर्चा चाहिए, तो उसको तुरंत जो है रोजगार दिया जाएगा, ताकि उसको कुछ पैसा आए तो वो अपना जो है जीवन आगे चला सके। नेशनल डिजास्टर ट्रेंड्स, नेशनल डिजास्टर ट्रेंड में क्या होगा, इंडिया फेसेस फ्रीक्वेंट फ्लड्स। नेशनल डिजास्टर ट्रेंड मतलब देश के अंदर जो है क्या क्या तरह का डिजास्टर आते जाते रहता है, जैसे कि मान के चलो भारत में जो है बाढ़ हमेशा आते रहता है, साइक्लोन भी आते रहता है, समुद्री तट पे अर्थक्वेक, भूकंप भूकंप भी आते जाते रहता है, हीट वेव्स भी आते जाते रहता है। ठीक है, मतलब नेचुरल डिजास्टर ट्रेंड मतलब जो भी आ रहा है जा रहा है वो आपको बताना है। इंक्रीजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये होता है किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, अर्बनाइजेशन की वजह से होता है, लोग शहर की तरफ जो है ज्यादा जा रहे हैं, शहर में बसने का काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होगा ही होगा।
ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या, लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस। लैंडस्लाइड क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय रेनफॉल। लैंडस्लाइड जो होता है, मिट्टी का प्लेट जो है, सॉरी मिट्टी जो है आपका कट के जो गिरता है, ये जनरली होता है किसकी वजह से, रेनफॉल की वजह से। ट्रिगर्ड मतलब इसको कारण क्या है, जैसे मान के चलो ट्रिगर्ड मतलब जो है पहले से अस्थिर था, अचानक से ये कैसे हो गया, तो ये होता है अचानक से अगर बारिश उरिश होता है तो उसकी वजह से होता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधा काटिएगा उसकी वजह से होगा। भूकंप आ गया तो उसकी वजह से आपका लैंडस्लाइड होगा। एवलांचेस क्या होता है, सडन स्नो और रॉक स्लाइड्स इन माउंटेन एरियाज। पहाड़ी इलाका में अगर अचानक से बर्फ गिर गया, ठीक है, या फिर पहाड़ जो है, बर्फ का पहाड़ वो गिर गया, तो उसको हम लोग एवलांचेस कहते हैं। बात समझ गए, तो ये हमारा ऊपर ऊपर जो है कुछ शॉर्ट नोट्स में आपको बता दिए। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पेपर में ज़्यादातर लोग लास्ट तक वीडियो देख नहीं पाते हैं, इसलिए थैंक यू एवरीवन। ठीक, आप हमारा जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपका काम का जो है बहुत कुछ रहता है, या फिर अगर कोई अपडेट होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। आप मेरा बाकी का वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू एवरीवन।